हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द मोम क्लासेस में। और राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का जो चैप्टर अध्ययन कर रहे हैं उसमें दोस्तों बात करें तो आज हम मेवाड़ में गुहिल वंश, सांबर में चौहान, आबू में परमार और मारवाड़ में गुर्जर प्रतिहार के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ मेवाड़ में गुहिल जो सिसोदिया वंश है, किस प्रकार गुहिल से वो सिसोदिया के रूप में नामित हुआ, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मेवाड़ में गुहिल के साथ शुरुआत करते हैं। इस वंश का आदि पुरुष, मूल पुरुष गुहिल था। इस कारण इस वंश के राजपूत जहां जहां जाकर बसे उन्होंने स्वयं को गुहिल वंशीय कहा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने गुहिलों को विशुद्ध सूर्यवंशी मानते हैं, जबकि D.R. भंडारकर के अनुसार मेवाड़ के राजा ब्राह्मण थे। तो ये दोनों ही मत काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से, कि ओझा ने गुहिलों को विशुद्ध रूप से सूर्यवंशी कहा है और डॉक्टर D.R. भंडारकर के अनुसार मेवाड़ी जो है ये ब्राह्मण थे। गुहिल के बाद मान्य प्राप्त शासकों में बाप्पा का नाम उल्लेखनीय है, जो मेवाड़ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। डॉक्टर ओझा के अनुसार बाप्पा इनका नाम न होकर कालभोज की उपाधि थी। तो दोस्तों डॉक्टर ओझा के अनुसार क्या है कि जो बप्पा है, बप्पा रावल जी ने कहा जाता है, इनका नाम नहीं था। क्या नहीं था? कालभोज। ये क्या थी? उपाधि थी। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है किस इतिहासकार के अनुसार बप्पा रावल की उपाधि का नाम कालभोज था। तो ये कौन थे? तो डॉक्टर ओझा। बप्पा का एक सोने का सिक्का भी मिला है जो 115 ग्रेन का है। और ये इस प्रकार के क्वेश्चन पटवार और ग्राम सेवक में खूब सारे, जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पूछे जाते हैं। बप्पा के पास जो एक सोने का सिक्का मिला है बप्पा रावल के समय का, वो 115 ग्रेन का है। ग्रेन तक पूछा जा रहा है कई बार एग्जाम में। अल्लट, जिसे ख्यातों में आलू रावल कहा गया है, 10वीं सदी के लगभग मेवाड़ का शासक बना। अल्लट भी अपने शासनकाल में काफी चर्चित रहा। और अल्लट के बारे में विशेष रूप से ये जानकारी पूछी जाती है कि ये पहला भारतीय था जिसने विदेशी महिला के साथ विवाह किया। उसने हुण राजकुमारी हरियादेवी से विवाह किया तथा उसके समय में आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। आहड़ से पूर्व गुहिल वंश की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र नागदा था। तो ये भी आप ध्यान में रखें। आहड़ की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो वो अल्लट के द्वारा की जाती है। गुहिलों ने 13वीं सदी के प्रारंभिक काल तक मेवाड़ में कई उथल पुथल के बावजूद भी अपने कुल का परंपरागत राज्य को बनाए रखा। तो सबसे पहले आहड़ से पहले क्या थी राजधानी? तो वो नागदा थी। नागदा सर्वप्रथम, उसके बाद आहड़ और उसके बाद राजधानियों में परिवर्तन होते गए। नेक्स्ट बात करते हैं मारवाड़ में गुर्जर प्रतिहार। प्रतिहारों द्वारा अपने राज्य की स्थापना सर्वप्रथम राजस्थान में की गई थी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जोधपुर के शिलालेखों से प्रमाणित होता है कि प्रतिहारों का अधिवासन मारवाड़ में लगभग 6ठी शताब्दी के द्वितीय चरण में हो चुका था। चूंकि उस समय राजस्थान का यह भाग गुर्जरात्रा कहलाता था, इसीलिए चीनी यात्री युआन च्वांग ने गुर्जर राज्य की राजधानी का नाम पीलो मोलो यानी भीनमाल या बाड़मेर बताया है। तो ये युआन च्वांग जो है, तो इन्हें हवेन सांग भी लिखा होता है दोस्तों, और ये NCERT की बुक में लिखा है युआन च्वांग। तो ये भी आप ध्यान में रखें। मुणोत नेणसी ने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है, जिसमें मंडोर के प्रतिहार प्रमुख थे। ये 26 शाखाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रतिहारों की कितनी शाखाएं बताई गई है ये भी आप ध्यान में रखें। तो कुल 26 शाखाएं बताई गई है। इस प्रकार बात करें नेक्स्ट, शाखा के प्रतिहार जो शासक थे हरिश्चंद्र बड़े प्रतापी शासक थे, जिसने 6ठी शताब्दी के आसपास माना जाता है कि लगभग 600 वर्षों में अपने काल में मंडोर के प्रतिहारों ने सांस्कृतिक परंपरा को निभाकर अपने उदात्त स्वातंत्र्य, प्रेम और शौर्य से उज्जवल कीर्ति को अर्जित किया। जालौर, उज्जैन, कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों ने नामावली नागभट्ट से आरंभ होती है, जो इस वंश का प्रवर्तक माना जाता है। तो जालौर, उज्जैन और कन्नौज ये गुर्जर प्रतिहारों की नामावली में नागभट्ट से आरंभ होता है। उसे ग्वालियर प्रशस्ति जो है, ग्वालियर प्रशस्ति ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नागभट्ट को क्या कहा गया है? मलेच्छों का नाशक कहा गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इस वंश में भोज और महेंद्रपाल को प्रतापी शासकों में गिना जाता है। तो महेंद्र एवं भोज जो है ये प्रतापी शासकों में गिने जाते हैं। आबू के परमारों के बारे में अध्ययन करें तो परमार शब्द का अर्थ होता है शत्रु को मारने वाला। प्रारंभ में परमार आबू के आसपास के प्रदेशों में रहते थे, परंतु प्रतिहारों की शक्ति के ह्रास के साथ परमारों का राजनीतिक प्रभाव बढ़ता चला गया।
धीरे धीरे इन्होंने मारवाड़, सिंध, गुजरात, वागड़, मालवा आदि स्थानों में अपने राज्य स्थापित कर लिए। आबू के परमारों का कुल या फिर मूल पुरुष जो है, आबू के परमारों का कुल मूल पुरुष कौन था? धूमराज था। परंतु परमारों की वंशावली उत्पल राज से आरंभ होती है। तो वंशावली किनसे आरंभ होती है? उत्पल राज से। मूल पुरुष किसे माना जाता है? धूमराज को। कहाँ का? आबू के परमारों का। परमार शासक धंधुक के समय गुजरात के भीमदेव ने आबू को जीतकर वहां विमल शाह को दंडपति नियुक्त किया। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुजरात का कौन शासक? भीमदेव। किसके? धंधुक के समय किसको जीत लेता है? आबू को। और विमल शाह ने आबू में 1031 में आदिनाथ का भव्य मंदिर बनवाया था। तो ये दंडपति नियुक्त हुआ था विमल शाह, जिसने 1031 और आदिनाथ का जो भव्य मंदिर है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। धारावर्ष आबू के परमार शासकों का सबसे प्रसिद्ध शासक था। कौन सा? धारावर्ष। धारावर्ष का काल विद्या की उन्नति और अन्य जन उपयोगी कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। इनका छोटा भाई प्रहलादन देव वीर और विद्वान था। उसने पार्थ पराक्रम में व्यायोग नामक नाटक लिखकर अपने नाम में प्रहलादनपुर या फिर पालनपुर नामक नगर बसाकर परमारों के साहित्यिक और सांस्कृतिक स्तर को ऊंचा उठाया। तो यहाँ से टॉप ऑफ क्वेश्चन हो जाता है कि प्रहलादन देव जो है ये किसके छोटे भाई थे? तो ये धारावर्ष के छोटे भाई थे, जिनके द्वारा कौन सा नाटक रचा गया? तो ये पार्थ पराक्रम व्यायोग नाटक जो है लिखकर प्रहलादनपुर या फिर पालनपुर नामक नगर बसाया। इसी के साथ बात करें धारावर्ष के पुत्र सोम सिंह के समय जो गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव द्वितीय का सामंत था। वस्तुपाल के समय छोटे भाई तेजपाल ने आबू के देलवाड़ा गांव में लोणसाई नामक नेमिनाथ मंदिरों का निर्माण करवाया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वास्तुपाल का छोटा भाई था कौन? तेजपाल, जिनके द्वारा आबू के देलवाड़ा में लोणसाई नामक नेमिनाथ मंदिरों का निर्माण करवाया। मालवा के भोज परमार ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाकर अपनी कला के प्रति रुचि को व्यक्त किया। तो भोज जो परमार शासक भोज है, जिनके द्वारा चित्तौड़ में कौन सा मंदिर बनवाया गया? त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया गया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट बात करें वागड़ परमारों ने बांसवाड़ा के पास अर्थुणा नगर बसाया। कौन सा? अर्थुणा कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा के पास। और ये वागड़ क्षेत्र में किसने बसवाया? परमारों ने बसाया। नगर बसाकर और अनेक मंदिरों का निर्माण करवाकर अपनी शिल्प कला के प्रति निष्ठा का परिचय किया। बात करते हैं 4th नंबर सांबर के चौहान। सांबर के चौहानों में मूल स्थान के संबंध में मान्यता है कि वे स्पादलक्ष्य, सांबर के आसपास का क्षेत्र स्पादलक्ष्य, जांगल प्रदेश, बीकानेर और जोधपुर का उत्तरी भाग आसपास में रहते थे। उनकी राजधानी अहिछत्रपुर वर्तमान नागौर थी। और स्पादलक्ष्य के चौहानों का आदि पुरुष या फिर मूल पुरुष वासुदेव को कहा जाता है। वासुदेव चौहान के द्वारा, जिनका समय 551 ईस्वी के लगभग अनुमानित है, जिनके द्वारा चौहान वंश की स्थापना की गई। बिजोलिया प्रशस्ति में वासुदेव को सांबर झील का निर्माता माना गया है। इस प्रशस्ति में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चौहानों का मूल पुरुष कौन माना जाता है? तो वो हमने बात की अभी, वासुदेव माना जाता है। और चौहान वंश की स्थापना कब हुई? तो 551 ईस्वी में। और सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहाँ कहा गया? तो ये किस में कहा गया है? बिजोलिया प्रशस्ति में कहा गया है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रारंभ में चौहान प्रतिहारों के सामंत थे। किनके? प्रतिहारों के सामंत थे कौन? चौहान। परंतु गुवक प्रथम ने, जिसमें हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। तो हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये भी काफी इंपॉर्टेंट, गुवक ने करवाया, जो कि चौहान शासक था, प्रतिहारों का सामंत था। स्वतंत्र शासक के रूप में उभरा। इस वंश ने चंद्रराज की पत्नी रुद्राणी योगी क्रिया में निपुण थी। तो चंद्रराज किसकी पत्नी थी? गुवक की पत्नी थी, और जो कि योगी क्रिया में निपुण थी। ऐसा माना जाता है कि वह पुष्कर झील में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर महादेव की उपासना करती थी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान ने अजमेर नगर की स्थापना की। उसके पुत्र अर्णोराज जी ने, आनाजी कहा जाता है, ने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट। 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान ने अजमेर में चौहान वंश की स्थापना की। उनके पुत्र अर्णोराज जी ने, आनाजी कहते हैं, आना सागर झील का निर्माण करवाया, जन उपयोगी कार्यों में भूमिका अदा की।
चौहान शासक विग्रह चतुर्थ का काल स्पादलक्ष का स्वर्ण युग कहलाता है। और इस प्रकार के क्वेश्चन काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्वर्ण युग कौन सा कहलाता है चौहानों का, तो ये स्पादलक्ष का जो स्वर्ण युग कहलाता है विग्रह चतुर्थ, जिन्हें हम विसलदेव भी कहते हैं, उसे विसलदेव और कवि बांधव भी कहा जाता है। तो दोनों ही उपाधियां काफी इंपॉर्टेंट है। उसने हरिकेली नाटक और अपने दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रह राज नामक नाटक की रचना करके साहित्य स्तर को ऊंचा उठाया। तो सोमदेव किसके दरबारी थे, तो ये विग्रह चतुर्थ के दरबारी थे। साहित्य स्तर को ऊंचा उठाया कौन सा नाटक की रचना करके, विग्रहराज, ललित विग्रहराज की रचना करके। विग्रहराज ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, जिसे आगे चलकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोंपड़े में बनवा दिया। तो दोस्तों ये जो पाठशाला है, संस्कृत पाठशाला थी, ये किसने बनवाई थी, तो विग्रहराज ने, जिसे बिसलदेव कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वाकर 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया। विग्रह चतुर्थ एक विजेता था। उसने तोमरों को पराजित कर दिल्ली का, जिसे दिल्ली कहा जाता है वर्तमान में, दिल्ली को जीता। इसी वंशक्रम में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने राजस्थान का उत्तरी भाग भारत की राजनीति में अपने विजयों में एक विशिष्ट स्थान बना लिया था। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को परास्त कर वीरता का समुचित परिचय दिया, परंतु 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में उसने मोहम्मद गोरी से वे हार गए थे, जिसके बाद चौहानों का पतन शुरू हो गया था। उसने आत्म सम्मान को ध्यान में रखते हुए आश्रित शासकों की अपेक्षा मृत्यु को प्राथमिकता दी। पृथ्वीराज विजय के लेखक ज्यानक, विजय के लेखक कौन है, ज्यानक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने जीवन पर्यंत युद्धों के वातावरण में रहते हुए भी चौहान राज्य की प्रतिभा को साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में पुष्ट किया। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ आया, परंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि इस युद्ध के बाद चौहानों की शक्ति समाप्त हो गई। लगभग आगामी 1 शताब्दी तक चौहानों की शाखाएं रणथंभौर, जालोर, हाड़ौती, नाडोल, चंद्रावती और आबू में शासन करती रही। राजपूत शक्ति की धुरी बनी रही। इन्होंने दिल्ली सुल्तानों की सत्ता का समय समय पर मुकाबला किया, शौर्य और अदम्य साहस का परिचय दिया। पूर्व व मध्यकाल में प्रभावों के बावजूद राजस्थान में बौद्धिक उन्नति नहीं पिछड़ा। चौहान व गोहिल शासकों के विद्वानों के प्रश्रयदाता बने रहे, जिससे जनता में शिक्षा और साहित्यिक प्रगति बिना अवरोध के होती रही। इसी तरह निरंतर संघर्ष के वातावरण में वास्तुशिल्प पनपता रहा। इसमें इस समूचे काल के सौंदर्य तथा आध्यात्मिक चेतना ने कलात्मक योजनाओं को जीवित रखा। चित्तौड़, बांडोली, आबू के मंदिर इस कथन के प्रमाण है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मध्यकालीन राजस्थान के कतिपय उज्जवल एवं गौरवशाली पक्ष के बारे में। जो मध्यकालीन राजस्थान था उसका इतिहास कैसा रहा, जिस प्रकार हम शुरुआत करेंगे मेवाड़ में गुहिल सिसोदिया वंश के साथ। और नेक्स्ट मिलते हैं फिर एक वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।